नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस बाय वीपी महिला में। तो हम 6 क्लास का चैप्टर आज थर्ड पढ़ेंगे। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से पहले दोनों चैप्टर भोजन से संबंधित थे। आज हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्लास को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा तीसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। क्या है तंतु से वस्त्र तक? मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस सामग्री से बनते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहने वाली है वस्त्रों में विविधता। विविधता का मतलब कैसे, जैसे हम देखो हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तो हम जैसे किसी शॉप पर जाते हैं वस्त्रों की, तो वहां पर देखते हैं ऊनी वस्त्र अलग होते हैं, सूती अलग होते हैं, रेशमी अलग होते हैं, कृत्रिम वस्त्र और अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या, वस्त्रों में विविधता होती है। तो जैसे देखो वस्त्र सामग्री, इसमें हम यदि बात करें अलग अलग प्रकार से, तो किस किस प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गए, ऊनी वस्त्र हो गए, रेशमी वस्त्र हो गए, सेंसलिस्ट यानी कृत्रिम वस्त्र हो गए। ये सब क्या है, वस्त्रों की विविधता है, यानी वस्त्र अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। इसे क्या कहते हैं, वस्त्रों में विविधता कहते हैं। जैसे सूती हो गए, ऊनी हो गए, सेंसलिस्ट यानी कृत्रिम हो गए। अब यदि हम बात करें कि वस्त्र बनते कैसे हैं, तो देखो वस्त्र बनते हैं धागों या तागों के द्वारा। वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, वस्त्र बनते कैसे हैं? तो वस्त्र किसके द्वारा बनते हैं? तागों के द्वारा, जिसे हम तागे या फिर धागे बोलते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? तागे या धागे के द्वारा। अब बात आती है कि तागे या धागे कहाँ से बनते हैं। तो तागे या धागे बनते हैं तंतु से। किससे बनते हैं? तंतु से। चैप्टर का नाम क्या था? तंतु से वस्त्र तक, यानी तंतु से वस्त्र तक जो प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तंतु से लेकर वस्त्र तक, यानी वस्त्र किसके द्वारा बनते हैं? धागों के द्वारा। धागे आपस में मिलकर किसको बनाते हैं? वस्त्र को बनाते हैं। तंतु आपस में मिलकर किसको बनाते हैं? धागे या धागों को बनाते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा आता है तंतु। अब तंतु क्या होता है? वस्त्र बनाने के लिए जो नीचे नीचे से प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं, यानी वस्त्रों के लिए हमें धागों की आवश्यकता होती है, धागों के लिए हमें तंतु की आवश्यकता होती है। तो देखो तंतु की परिभाषा लिखें तो हम देखो धागों की पतली लड़ियां, धागों की पतली लड़ियां तंतु कहलाती हैं। क्या कहलाती है? तंतु कहलाती हैं। धागों या तागों की पतली लड़ियां तंतु कहलाती हैं। अब आगे हम देखेंगे तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हमने ये तो देख लिया कि पहले सबसे पहले क्या चाहिए, हमें तंतु चाहिए। तंतु के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? धागे का निर्माण करेंगे। और धागे के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? वस्त्र का निर्माण करेंगे। यह प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें तंतु चाहिए, तंतु के बाद हमें धागा चाहिए, धागे के बाद हम वस्त्र का निर्माण करेंगे। अब देखो तंतु तंतु होते हैं कितने प्रकार के हैं। तो देखो तंतु होते हैं 2 प्रकार के सामान्यतः। प्राकृतिक तंतु, एक हो जाएगा प्राकृतिक। यदि एक प्राकृतिक है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक में क्या हो गया, जो हमें प्रकृति या नेचर से हमें प्राप्त होता है, यानी जंतु या पादपों से जो हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्राकृतिक तंतु। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो वे तंतु जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा रुई, नाम सुना होगा। जूट का नाम सुना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटसन बोलते हैं। रुई जूट हो गया। जैसे ऊन का नाम सुना होगा, रेशम का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक तंतु हैं। अब बताओ रुई और जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है या पादप से प्राप्त होता है? ऊन या रेशम जो है वो पादप से प्राप्त होता है या जंतु से प्राप्त होता है? तो देखो रुई और जूट की बात करें तो किससे प्राप्त होता है? पादप से प्राप्त होता है। जबकि ऊन व रेशम की बात करें तो हमें जंतु से प्राप्त होता है। यानी प्राकृतिक तंतु है वो हमें पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन की बात करें तो आप सभी को पता होगा भेड़,
बकरी, ऊंट, खरगोश या अक्षय हम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक होता है रेशमी तंतु। कौन सा? रेशमी, रेशमी तंतु, वो भी प्राकृतिक तंतु की श्रेणी में ही आता है। तो रेशमी तंतु हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? रेशम कीट, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है सेंसलिस्ट या फिर कृत्रिम तंतु। ऐसे तंतु जो प्रकृति के अलावा हमें प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है, छह तंतुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें हम कृत्रिम या सेंसलिस्ट तंतु कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत, यानी ऐसे पदार्थ जिनके स्रोत पादप व जंतु न हो, पादप व जंतु न हो, जंतु न हो, उनसे प्राप्त तंतु कृत्रिम तंतु या सेंसलिस्ट तंतु हो जाएंगे, कृत्रिम होते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत पादप व जंतु न हो, यानी ऐसे हमें पदार्थ लेने जिनका स्रोत पादप व जंतु न हो, से प्राप्त तंतु होते हैं, वो कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो एग्जाम्पल, पॉलिएस्टर हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो एक्रिलिक हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लाइनोन हो जाएगा, लाइलॉन। तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो हमारा था पादप तंतु, ये हमने पढ़ा था पादप तंतु। पादप तंतु में हमने एग्जाम्पल में देखा था रुई। क्या देखा था? रुई, यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जो जंतु था पादपों से होते हैं। पादपों में हमने एग्जाम्पल देखा था रुई। अब रुई हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुई होती है हमें कपास से। कहाँ से होती है? कपास के पौधे से, कपास के पौधे से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से होती है रुई प्राप्त? कपास के पौधे से होती है। तो देखो, कपास का जो पौधा होता है, कपास पादप के फल, जिन्हें कपास जो होता है उसके फल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कपास पादप का जो फल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कपास गोलक, कपास गोलक। क्या बोलते हैं? कपास गोलक। इसका आकार होता है नींबू के समान। जो कपास गोलक होता है, जहाँ से हम रुई प्राप्त करेंगे, उसका आकार कितना बड़ा होता है? नींबू के समान होता है, नींबू के आकार का होता है। इसकी हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, जो कपास गोलक है वह परिपक्व हो जाता है, यानी पूर्ण परिपक्व है, जब पक जाता है, पूर्ण परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं। यानी जो कपास गोलक होता है वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तो इसके बीज हैं वो खुलकर बाहर की तरफ हो जाते हैं, यानी खुलकर टूट जाते हैं, जिनसे बिनोला व रुई प्राप्त होती है। जिनसे क्या प्राप्त हो जाएगी? बिनोला। कपास के बीजों क्या बोलते हैं? बिनोला, बिनोला और बिनोला या रुई प्राप्त होती है। तो देखो, कपास बालों से कपास को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हाथों के द्वारा किया जाता है, इसलिए विधि कौन सी हो जाएगी? हस्त चयन विधि द्वारा। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, हस्त चयन विधि। किस विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं? तो हस्त चयन विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करना कपास ओटना कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कपास ओटना, कपास ओटना। कपास ओटना क्या हो जाएगा? कपास के बीजों को, कपास के बीजों को, कपास के बीजों को, कपास के बीजों को कंकतन विधि द्वारा, कंकतन द्वारा पृथक करना, पृथक करना ही क्या होता है? कपास ओटना कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, तो आ जाएगा हमारा जूट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटसन बोलते हैं। इससे पहले और देखो देखो, कपास के लिए
यहाँ पर बताओ कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मृदा उपयुक्त होती है कपास के लिए। काली मृदा। कौन सी मृदा कपास के लिए उपयोगी होती है, काली मृदा होती है। था जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण जलवायु होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा था जूट या पटसन। अब देखो जूट या पटसन जो तंतु होता है वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, तो इसके तने से प्राप्त किया जाता है। तने से, तने से प्राप्त होता है, तंतु प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है, क्वेश्चन आ जाए कि जूट या पटसन से तंतु किस भाग से हमें प्राप्त होता है, तो तने से प्राप्त होता है। इससे हम कैसे प्राप्त करेंगे, देखो सामान्यतः जो पटसन पादप होता है उसको जो पुष्पन अवस्था होती है उसमें हम काट लेते हैं इसको। क्या है कि पुष्पन अवस्था में, पुष्पन स्टेज होती है जो इसकी अवस्था में काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। अब काट लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, काटने के बाद हम इसको पानी में रख देते हैं। जो हमने काटा है भाग उसको हम क्या करते हैं, पानी में रख देंगे, पानी में डाल देंगे, पानी में डुबो कर रखते हैं। जिसके बाद ये गलने स्टार्ट हो जाते हैं, था कुछ समय बाद ये गल जाते हैं। पानी में रखने के बाद जो तना होता है वो गल जाता है, और गलने के बाद हम उससे तंतु प्राप्त कर लेते हैं। खींचकर हम उससे तंतु निकाल लेते हैं। तो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि पहली बात तो हम जो तंतु होते हैं वो प्राप्त कहाँ से करते हैं, तने से करते हैं। कैसे प्राप्त होंगे, जो पुष्पन अवस्था होती है इसकी उसमें हम इसको काट लेते हैं। काटने के बाद कुछ समय तक हम इसको पानी में रखते हैं जिससे ये गलने लग जाते हैं। गलने के बाद हम इसको हाथों के द्वारा जो तंतु है वो अलग कर लेते हैं। इसके बाद इन तंतुओं से हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और धागे के बाद क्या बनेगा, वस्त्र बनेगा। अब देखो जूट की हम खेती की बात करें, जूट या पटसन, जूट या पटसन तो किस ऋतु में खेती की जाती है, तो वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। वर्षा ऋतु में, ऋतु कितनी होती है, ऋतुएं 3 होती हैं। तो वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। यदि हम राज्यों की बात करें भारत में, तो असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसके अलावा और बात करें तो बिहार हो जाएगा। बिहार में खेती की जाती है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारी आती है सूती धागे की कताई। सूती धागे की एक होती है कताई, दूसरी होती है बुनाई। कताई किसे कहते हैं, रेशम से धागों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, कताई कहलाती है। यानी परिभाषा की हम बात करें तो क्या हो जाएगी, रेशों से धागा बनाने की, धागा बनाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। कताई कहते हैं। कताई की परिभाषा क्या हो जाएगी, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। दूसरा होता है बुनाई। बुनाई क्या होती है, जो हम धागा बनाते हैं, धागों के द्वारा जो वस्त्र बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। तो कताई की परिभाषा समझ में आ गई होगी, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 वर्ड और आएंगे, एक तकली होता है, एक चरखा होता है, जिनको हम आगे देखते हैं। देखो तकली क्या होता है, तकली एक लंबा होता है हस्तकुला। क्या होता है, हस्तकुला होता है, लंबे तार का बना होता है हस्तकुला, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, कताई के समय कार्य किया जाता है। यानी कताई के लिए एक सरल युक्ति होती है जिसे हम हस्तकुला कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। हस्तकुला का उपयोग किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं। किसके काम आता है, कताई के लिए काम आता है, कताई में काम में आता है। इसके अलावा चरखे का नाम आपने सुना होगा। चरखा क्या होता है, हाथ से कताई का कार्य करने में प्रयुक्त होता है चरखा भी, हाथ से कताई का कार्य करने में प्रयुक्त, कार्य करने में काम में आता है। गांधी जी ने चरखे का प्रयोग किया था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए, कि विदेशी कपड़ों का यूज किया जाए, तब उस समय चरखे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा आता है बुनाई। कताई हमने देख लिया, अब पढ़ेंगे हम बुनाई के बारे में, जिसे बोलते हैं वीविंग। बुनाई क्या होता है, जैसे हम धागे बना लिए हमने, धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। तो परिभाषा हम लिखेंगे, देखो धागों से, इसमें धागों के सेट लेंगे, धागों के 2 सेट, 2 सेटों या अधिक भी ले सकते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में, आपस में करने पड़ेंगे ना, वरना वस्त्र कैसे बनेंगे, आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना,
वस्त्र बनाना या बनाने की जो क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बुनाई या वीविंग बोलते हैं। तो आपको कताई, बुनाई, चरखा, तकली के बारे में समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम देखते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? देखो, फ्लेक्स एक पादप होता है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। क्या होता है? फ्लेक्स एक पादप होता है, पादप होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। तो क्लास को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।